नमस्कार साथियों, स्वाध्याय विद्यापीठ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं बनवारी लाल सुतार। आज हम रीट L1 यानी लेवल प्रथम की गणित विषय के बारे में बात करेंगे, है ना। तो गणित का जो सिलेबस है L1 के अंदर, ठीक है, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आज हम बात करेंगे भी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में किस प्रकार से होंगे। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, संख्या पद्धति के अंदर गणित का जो टॉपिक है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की सर संख्या है। संख्या से पहले क्या आता है? संख्या से पहले आता है अंक, ठीक है। संख्या से पहले क्या होता है? अंक, और अंकों के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है? संख्या बनती है। तो अंक क्या होते हैं कि सर अंक हमारी गणित के अंदर 0 से लेकर के कहां तक होते हैं? 9 तक होते हैं। 0 से लेकर के 9 तक टोटल अंक है। और ये टोटल अंक कितने हैं? कितने कुल? कि सर कुल अंकों की संख्या हमारे पास में 10 है। कितने हैं? 10। यानी 0 से लेकर के 9 तक टोटल कितने अंक हो जाते हैं? 10 अंक हो जाते हैं। और इन्हीं 10 अंकों के जब कॉम्बिनेशन से क्या बनती है? संख्या बनती है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है कि सर 2025, ये एक संख्या है 2025, ठीक है। और ये 4 अंकों से मिलकर बनी है, यानी 4 अंकों की संख्या है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया कि सर 9999, है ना, कि सर ये क्या है? ये भी 4 अंकों की क्या एक संख्या है, ठीक है। कोई भी संख्या है वो अंकों के कॉम्बिनेशन से बनती है। और अंक कितने होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक हमारे पास में क्या होते हैं? अंक होते हैं। और अंकों के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनती है? संख्या बनती है, ठीक है। यदि हम बात करें कि सर संख्या कितने प्रकार की होती है ना, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो क्या सर? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती है ना। भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो कि सर वास्तविक संख्याएं माइनस इन्फिनिट से लेकर के प्लस इन्फिनिट तक जितनी भी संख्याएं हैं, है ना, जिसे आप बोलते हो कि सर माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक संख्याएं जो है वो सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। और इन्हीं वास्तविक संख्याओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। और सेकंड जो पार्ट है वो है पूर्णांक यानी इंटीजर। पूर्णांक यानी इंटीजर। तो किसी दशमलव संख्या कौन सी होती है? जिसमें दशमलव लगा होता है यानी पॉइंट लगा होता है। जैसे 0.5 कि सर 3.75, 8.50, ठीक है, 0.033, ये संख्याएं क्या है? दशमलव संख्याएं हैं, है ना। यदि वास्तविक संख्याओं में से दशमलव संख्या को हटा दिया जाए, वास्तविक संख्याओं में से दशमलव संख्या को हटा दिया जाए तो पीछे क्या बचता है? पीछे बचता है पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर, है ना। तो कि सर इंटीजर में हमारे पास में क्या क्या संख्या बच गई? तो कि सर एक तो सारी की सारी पॉजिटिव संख्या बच गई, यानी जिसे आप बोलते हो धनात्मक संख्याएं, ठीक है। सारी की सारी क्या बच गई? नेगेटिव की संख्या यानी ऋणात्मक संख्याएं। और क्या बच गया कि सर? और बच गया 0। और 0 को क्या बोलते हैं? उदासीन भी बोल देते हैं, है ना, ठीक है। ये संख्याएं ये सब की सब पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि सर दशमलव नहीं आना चाहिए इन संख्याओं में। यदि दशमलव आ गया तो दशमलव संख्या में हो गई। और दशमलव के अलावा पूर्ण संख्या जो भी होगी वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। अब देखो, कि सर दशमलव संख्या को फिर से कैटेगराइज किया गया है, यानी फिर से उसे डिवाइड किया गया, बांटा गया है। 2 पार्ट में बांटा गया कि सर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बांटा गया है, ठीक है। इसके अलावा भी दशमलव संख्या को 2 कैटेगरी में और डिवाइड किया गया है, और वो है शांत दशमलव और अशांत दशमलव। कि सर ये होगा शांत दशमलव और अशांत दशमलव।
शांत दशमलव और अशांत दशमलव संख्या में भी दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक पार्ट है, उसके अलावा भी दशमलव संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वो है शांत दशमलव और अशांत दशमलव। यदि हम बात करेंगे सर पूर्णांक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, तो पूर्णांक के अंदर सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। सेकंड होती है पूर्ण संख्या। ये जो पूर्ण संख्या इसे ही बोलते हैं होल नंबर, ये ध्यान रखना, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। फिर आती है सम संख्या। फिर विषम संख्या। फिर अभाज्य संख्या। विषम संख्या के बाद में अभाज्य संख्या। ठीक है। फिर भाज्य संख्या और संपूर्ण संख्या। लास्ट वन इज संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। ठीक है। अभाज्य संख्या को भी डिवाइड कैटेगराइज किया गया है कि सर सहभाज्य संख्या, ठीक है, और ट्वाइन प्राइम नंबर। ठीक है, द्विआधारी बोलते हैं, ट्वाइन प्राइम नंबर बोलते हैं इसको, ट्वाइन प्राइम नंबर। ठीक है, सहभाज्य संख्या और ट्वाइन प्राइम नंबर यानी कि जिसमें दो दो का अंतर हो लेकिन हो कैसी संख्या, अभाज्य संख्या हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या एक बेसिक क्लासिफिकेशन है संख्याओं का। ठीक है, उसी पे हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक के बारे में बात करेंगे सर। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम संख्या क्या होती है और इन पे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, हम थोड़ा सा एक बेसिक बात और करते हैं कि सर एक नंबर सिस्टम लाइन होती है ना, संख्या पद्धति की लाइन होती है। मान लो कि भी यहाँ पे कहीं जीरो है, मिडिल संख्या जीरो, जीरो के राइट साइड में सारी सारी पॉजिटिव संख्या होती है, जैसे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, और ये चलता रहता है कहाँ तक, मान लो अनंत तक। और जीरो से लेफ्ट साइड आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और कहाँ तक चलेगा ये माइनस अनंत तक चलेगा। ठीक है, अब देखो कि सर जीरो से हम राइट साइड में जा रहे हैं तो संख्या बढ़ रही है ना, बढ़ रही है ना कि सर 1, 2, 3, 4, यानी ये बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम है। यानी कि यदि पॉजिटिव संख्या है, क्या है, पॉजिटिव संख्या है यानी धनात्मक संख्याएं हैं, तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे संख्या बढ़ती रहेगी ना, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो संख्या क्या है, बढ़ते क्रम के अंदर है। लेकिन माइनस के अंदर जो नेगेटिव है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जैसे यदि मैं आप इस तरफ बढ़ूंगा तो संख्या का क्रम घटता जाएगा, है ना। इसका मतलब यदि -1 है तो वो सबसे बड़ी संख्या है -1, -2 ये उससे थोड़ी छोटी हो जाएगी, है ना। संख्या तो बड़ी है 2, 1 से, लेकिन साइन किसका है, माइनस का है। यदि मैं आपसे पूछूं कि -15 और -17 में से बड़ा कौन है ना, सिंपल बात करें कि सर 15 और 17 में से बड़ा कौन है, तो जाहिर सी बात है कौन बड़ा है, 17 बड़ा है। कौन बड़ा है, 17 बड़ा है। लेकिन जब माइनस आ जाता है तो जो छोटी संख्या है माइनस के साथ में वो हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें कौन बड़ा होगा कि सर माइनस का 15 बड़ा होगा किससे, -17 से। ठीक है, तो प्लस माइनस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्लस में तो जो संख्या बड़ी दिख रही है वो बड़ी होती है, माइनस में क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाता है यानी उल्टा हो जाता है। यानी जो संख्या छोटी है वो क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। भी नंबर लाइन की तरफ आप देखोगे, इधर से मैं इस तरफ आता रहूंगा तो संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और इधर से ऐसे जाऊंगा तो क्या होगी, संख्या घटेगी माइनस में। और प्लस के अंदर तो संख्या क्या होगी, बढ़ती ही रहेगी। ठीक है, चलो देखो बात करते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या की कि सर प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, ठीक है, इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो सर इसको डिनोट किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या यानी
क्या होती है, यानी प्रकृति ने जो हमें दी है संख्याएं, और प्रकृति ने हमें कहाँ से संख्या दी है कि सर 1 से लेकर 9 तक संख्याएं किसने दी है, प्रकृति की देन है। तो वही प्राकृत संख्या है, यानी वे संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो संख्या हैविंग स्टार्टिंग है 1, तो कि सर 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या, कि सर 1 से स्टार्ट या फिर शुरू होने वाली संख्याएं, 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे कि सर n बराबर कि सर 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक लिखी जाती है कि सर ये अनंत तक लिखी जा सकती है ना, संख्याएं बनती रहती है। तो ये होती है प्राकृत संख्याएं। कि सर सेकंड है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जिसे आप बोलते हो होल नंबर। इसे क्या बोलते हैं, होल नंबर। यदि प्राकृत संख्या के अंदर आप जीरो मिला दो, यानी जीरो खोजा गया था, है ना, जीरो प्रकृति की देन नहीं है, जीरो खोजा गया था, और किसने खोजा था, आर्यभट्ट ने, ठीक है। तो जो चीज इन्वेंट की गई है, खोजी गई है ना, तो वो संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या नहीं होगी। इसका मतलब वो किस में आ जाएगी, पूर्ण संख्या में आएगी। यानी वे संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि कहाँ से स्टार्ट होने वाली, जीरो से, शून्य, जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे इसका समुच्चय बनाए तो कि सर 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक चलती है, अनंत तक चल सकती है ना। दूसरा कि सर हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि सर क्या होता है कि यदि प्राकृत संख्या में आप 0 ऐड कर दो तो पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या में आप 0 ऐड कर दो तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो आप यहां भी लिख सकते हो कि सर 0 प्लस प्राकृत संख्या, 0 प्लस प्राकृत संख्या इक्वल होती है पूर्ण संख्या। 0 प्लस प्राकृत संख्या इज इक्वल टू पूर्ण संख्याएं होती है, या प्राकृत संख्याएं लिख सकते हो आप, है ना। 0 प्लस पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या होती है जो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती है, सम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना। तो ये संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं होती है। कि सर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे कि सर 2, 4, 6, 8, 10, 50, है ना, 224, ये सारी सारी संख्याएं कैसी है, सम संख्याएं हैं। यदि हम बात करें सम संख्या की, तो कि सर सम संख्या की यूनिट डिजिट क्या होती है, यानी इकाई अंक। सम संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है, यदि आप ध्यान से देखो तो कि सर इकाई अंक 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, या 10 का देखो, 10 का इकाई अंक क्या होता है, 0, यानी 0 भी हो सकता है ना। यदि सम संख्या देखनी है तो कि सर सम संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, है ना। और 10 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, लेकिन उसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट यानी अंतिम अंक जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो आप कह सकते हो कि सर सम संख्या का जो इकाई अंक है वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6, 8 और 0 हो सकता है। तो ये तो होगी कौन सी, सम संख्या। नेक्स्ट है विषम संख्याएं। ये क्या होती है कि सर 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो सम संख्या है, यदि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो क्या है, विषम संख्या है। कि सर वे संख्याएं
वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। जैसे कि सर 1 में भाग जाता है क्या? 2 का नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, कि सर 9 में नहीं जाता, है ना। उसके बाद में 11 है, 13 है, 15 है। ठीक है, ये संख्याएं कौन सी है? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो कि सर विषम संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है? विषम संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है? चलो देखो कि सर विषम संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है? इकाई अंक तो कि सर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 9। इसके अलावा विषम संख्या का इकाई अंक नहीं होगा। यदि विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नहीं होगा। वहीं सम संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब है क्या कि सर सम और विषम संख्या जो है, इनके ऑपरेशन थोड़े से आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे यदि आपके पास में 2 संख्याएं हैं और दोनों की दोनों सम संख्या है, दोनों की दोनों कैसी है? सम संख्या है। यदि मैं उन दोनों संख्याओं को जोड़ूं तो रिजल्ट क्या आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है? एग्जांपल लेना है कि सर सम संख्या तो हमें पता है, यानी एक सम संख्या कितनी ले लो? 2, और दूसरी कितनी ले लो? 6। यदि दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 8। कि सर 8 कैसी संख्या है? सम संख्या है। इसका मतलब यदि दो आपके पास में सम संख्या हो, यदि आप उनको जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगी? एक सम संख्या आएगी। ठीक है, वैसे यदि आपके पास में 2 विषम संख्याएं हो, 2 क्या हो? विषम संख्याएं हो, फिर उन दोनों को जोड़ा जाए तब क्या होगा? कि सर एग्जांपल ले लेते हैं कि सर पहली विषम संख्या कोई भी ले लो, 3 ले लेता हूं, और कितना ले लूं? 7 ले लो। 3 और 7 का योग कितना होता है? 10। तो ये कैसा है? सम संख्या है। इसका मतलब यदि दो आपके पास में विषम संख्या है और उन दोनों को यदि आप जोड़ोगे तब क्या आएगी? सम संख्या आएगी। तब क्या आएगी? सम संख्या आएगी। यदि आपके पास में एक तो सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो, एक क्या हो? विषम संख्या हो, तब रिजल्ट क्या आएगा? है ना। तो कि सर सम संख्या तो 2 होती है, विषम संख्या 3 होती है, और दोनों को जोड़ा तो रिजल्ट कितना आया? 5। और 5 क्या है? एक विषम संख्या है। 5 क्या है? एक विषम संख्या। इसका मतलब यदि आपके पास में एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो और उन दोनों को जोड़ें तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर किन्हीं भी दो संख्याओं का योग विषम संख्या कब आ सकता है? किन्हीं भी दो संख्याओं का योग एक विषम संख्या कब आ सकता है? जब उन दोनों में से एक संख्या तो सम हो और एक संख्या क्या हो? विषम हो। ये दोनों संख्या होनी जरूरी है। सम और विषम का योग होगा तभी वो एक विषम संख्या बनेगी। यदि दोनों सम है तब सम आएगा रिजल्ट, दोनों विषम है तब भी क्या आएगा? सम आएगा रिजल्ट। लेकिन उन दोनों में से एक सम होगी और एक विषम होगी तब रिजल्ट क्या आएगा? ऑलवेज विषम संख्या आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर नंबर 5, अब हम बात करते हैं कि सर जो धनात्मक संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं? धनात्मक। ठीक है, उन्हें कैटेगराइज किया गया है, यानी बांटा गया है, और किस प्रकार से बांटा है वो देखते हैं। सबसे पहले आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 आता है भाज्य संख्या, और लास्ट वन इज
कि सर न तो भाज्य और न ही अभाज्य है संख्या। ठीक है, यानी जो धनात्मक संख्या है उन्हें बांटा गया है। ठीक है, देखो कि सर अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि सर वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, एक और स्वयं से विभाज्य हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी प्राइम नंबर कहलाती है ना। या दोबारा ये कह सकते हैं कि सर वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, केवल और केवल दो, केवल और केवल दो का मतलब ये कि आप बोलते हो सर एक और स्वयं, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होनी चाहिए, भी एक तो होगा ही होगा सभी संख्या में, और एक स्वयं होगी, यानी उन दो से न तो कम होने चाहिए और न ही दो से क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य कि सर वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, दो ही गुणनखंड हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि सर आपके पास में ये कोई एक अभाज्य संख्या है, तो इसके दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, और वो दोनों कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो एक होगा और एक क्या होगा, स्वयं होगा, एक तो एक होगा और एक क्या होगा, स्वयं होगा। ठीक है, ये दो ही है। दूसरी डेफिनेशन है कि आप ये कह सकते हो कि सर वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो, क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। यदि एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा फैक्टर आ जाए, यानी कोई तीसरी संख्या आ जाए जिससे वो संख्या विभाजित हो, तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। यानी भाज्य संख्या का मतलब हो गया कि सर वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि सर मान लो आपके पास में ये कोई संख्या है जो कैसी है, भाज्य है, तो इसके एक तो सर गुणनखंड एक होगा, स्वयं एक संख्या स्वयं होगी। इसके अलावा कि सर यदि कोई एक अन्य तीसरा यानी कोई अन्य गुणनखंड आ जाए, तो वो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अच्छा कि सर न तो भाज्य और नहीं अभाज्य, यानी दो से कम गुणनखंड हो, तो क्या कहलाती है, भाज्य, न तो भाज्य होगी नहीं अभाज्य संख्याएं। तो इसमें क्या लिखोगी, सर वे संख्याएं जिनके या फिर जिनका केवल एक ही गुणनखंड हो, जिनका केवल एक ही गुणनखंड हो, वो न तो क्या भाज्य होती है और न ही अभाज्य, न तो भाज्य और न ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो कि सर ये देखो आपके पास में जो संख्याओं का क्लासिफिकेशन है, धनात्मक संख्याओं का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है, और वो क्या होती है कि सर अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो। यदि दो से ज्यादा है तो वो भाज्य संख्या बन जाती है, दो से कम है तो वो न तो भाज्य होगी और न ही
अभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल लें अपन, है ना, जैसे एक है कि सर एक में किस किस का भाग जाता है, एक में एक का जाता है और किसी का जाता है क्या, नहीं जाता, है ना। तो इसके कितने गुणनखंड हुए, एक ही हुए, और जिसका एक ही गुणनखंड होता है तो वो क्या कहलाता है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य। तो कि सर ये तो न तो भाज्य और न ही अभाज्य, न तो भाज्य और न ही अभाज्य, है ना। दो की बात करें कि सर दो में किस किस का भाग जाता है, तो एक का जाता है, दो का जाता है, और किसी का जाता है क्या, नहीं जाता। तो दो क्या होगी कि सर जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, वो कौन सी संख्या होती है, वो होती है अभाज्य। वो कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है। तीन कि सर तीन में किस किस का भाग जाता है, तीन में एक का जाता है और किसका जाता है, तीन का, और किसी का जाता है क्या, नहीं जाता। कि सर जिसके भी तो कितने गुणनखंड है, दो ही है, तो ये क्या होगी, ये भी अभाज्य होगी। ठीक है। फिर देखते हैं चार कि सर चार में किस किस का भाग जाता है, कि सर एक का जाता है, चार का जाता है, इसके अलावा भी जाता है क्या, कि सर दो का जाता है, किसका जाता है, दो का। यानी इसके कितने गुणनखंड हो गए, दो से ज्यादा। यदि दो होते तो ये अभाज्य होती, लेकिन दो से ज्यादा होती क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये कौन सी संख्या है, ये है भाज्य संख्या। पांच कि सर पांच में किसका भाग जाता है, कि सर एक का और पांच का, इसके अलावा जाता है, किसी का नहीं जाता। तो ये कैसी संख्या है, अभाज्य। कैसी संख्या है, अभाज्य। छह कि सर छह में किस किस का भाग जाता है, छह में एक का जाता है, दो का जाता है, तीन का जाता है, और छह का खुद का जाता है। यानी कितने गुणनखंड, दो से ज्यादा। दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या, है ना। कंपोजिट नंबर बोलते हैं भाज्य संख्या को, और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, है ना। तो कि सर एक तो क्या है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। ठीक है। और यदि अभाज्य की बात करें तो कौन कौन सी संख्या है, कि सर दो है, तीन है, पांच है, और ऐसे चलती रहेगी। भाज्य संख्या की बात करें तो कि सर चार है, छह है, आठ है, 10 है। ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है। अब कि सर हम बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या की यदि हम बात करेंगे तो आपको 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 से 100 तक में आते हैं। ठीक है। तो यदि हम बात करें सबसे पहले तो कि सर हमने देखा अभी कि सर एक संख्या तो दो होती है, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में पाँच, पाँच के बाद में सात, सात के बाद में 11। कि सर नौ क्यों नहीं हुई, कि नौ में तीन का भाग जाता है ना, इसलिए हम नौ को नहीं लेंगे। 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 15, क्या 15 लेंगे क्या, कि सर 15 में तीन का भाग जाता है, पाँच का जाता है, यानी दो से ज़्यादा गुणनखंड हो गए तो नहीं लेंगे। 15 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 21, 21 में तीन का जाता है तो 23, 23 के बाद में 25 में जाता है, 27 में जाता है 29, 29 के बाद में 31, 31 के बाद में 37, ठीक है, 37 के बाद में 41, 41 के बाद में 43, 43 के बाद में कि सर 47, 47 के बाद में 51 में नहीं जाता है ना, 53, 53 के बाद में 59, फिर 61, 61 के बाद में 63 में तीन का भाग जाता है 67, फिर 71, 71 के बाद में 73, 73 के बाद में 77 में जाता है ना, तो 79, फिर 81 में जाता है 83, फिर 89 और फिर 97। ठीक है। ये 100 तक हो गई। अब इसको गिनो भी कितनी संख्या है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20 और 5 है 25। यानी कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक की यदि हम बात करें तो 1 से 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, 25। ये बात डाटा आपको याद रखना है कि सर 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है। और ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए 1 से लेकर 100 तक में कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है ना, कि सर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53। अब देखो इन संख्या को आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व यदि आप करो तो कि सर यदि मैं 2 को छोड़ दूं तो बाकी सारी संख्या कैसी है, विषम संख्या है। बाकी सारी कैसी है, विषम संख्या है। यानी आप ये कह सकते हो चेक करते वक्त या फिर आइडिया लगाते वक्त कि सर विषम संख्या अभाज्य संख्या होगी, लेकिन सारी विषम संख्या अभाज्य नहीं होगी।
सारी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होगी, और सारी अभाज्य संख्या भी विषम भाज्य संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि उसमें दो क्या है, एक सम संख्या है, दो क्या है, एक सम संख्या है। यदि यहाँ से थोड़े और डाटा देखें तो कि सर 1 से लेके 50 तक में कितनी अभाज्य होती है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि 1 से लेके 50 तक में कितनी अभाज्य होती है। आप गिन सकते हो, काउंट कर लो, कितनी होती है, 15 होती है। कितनी होती है, 15। अच्छा, यदि 51 से 100 तक में पूछे तो कि सर 51 से लेकर के 100 तक की हम बात करें तो यहाँ कितनी अभाज्य होती है, कितनी होगी, 10। 10 और 15 कितनी होगी, 25 होगी। यानी मोटे मोटे तौर पे यदि हम बात करें तो कि सर 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 25। 1 से लेकर के 50 तक में 15, और 51 से लेकर 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, अब देखो ये जो संख्या हमने लिखी है, इसी संख्याओं को आपको ऑब्जर्व करना है, और यहीं से क्या बनेंगे क्वेश्चन, कैसे कैसे आ सकते हैं देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है। कौन सी है, 2 है ना, कि सर 2 से छोटी तो 1 होती है, और 1 क्या है, न तो भाज्य और न ही अभाज्य है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 2। सेकंड क्वेश्चन कि सर एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या वो कौन सी है, 2। 2 के अलावा कोई भी संख्या है जो अभाज्य है वो सम नहीं है, 2 को छोड़ के। 2 एकमात्र संख्या ऐसी है जो क्या है, सम अभाज्य संख्या है, बाकी सारी की सारी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, बाकी सारी की सारी क्या है, विषम अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, 2 लगातार आने वाली, 2 लगातार आने वाली अभाज्य संख्याओं का जोड़ा या समुच्चय कौन सा है, यानी कि 2 लगातार, इसी में से ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है ना, कि 2 लगातार आ रही है, लगातार का मतलब कंटिन्यू होनी चाहिए, उनके बीच में कोई भी संख्या छुटी हुई नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यदि आप ध्यान से देखो तो कि सर 2 और 3 लगातार आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है ना, तो ये एकमात्र जोड़ा है, ये ध्यान रखना कि सर 2 लगातार आने वाली अभाज्य संख्याओं का एकमात्र जोड़ा। आप बोलोगे सर लगातार की बात करें तो 3 और 5, लेकिन 3 और 5 के बीच में कौन गायब है, 4 गायब है ना। तो लगातार आने वाली अभाज्य संख्याओं का समुच्चय या जोड़ा कौन सा है, 2 और 3 है, 2 और 3 है। फिर मैं आपसे पूछूं कि सर 3 लगातार, 3, यही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, 3 लगातार आने वाली विषम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी 3 लगातार संख्या आनी चाहिए, लेकिन वो 3 होनी कैसी चाहिए, अभाज्य, लेकिन अभाज्य के साथ साथ में क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। यानी विषम का मतलब ये हो गया, लगातार का मतलब कि उनके बीच में कोई भी सम संख्या नहीं होनी चाहिए, है ना, और वो लगातार होनी चाहिए। तो जो मैंने संख्या लिखी है उसी में से ऑब्जर्व करना है। यदि आप ध्यान से देखो तो कि सर 3 के बाद में विषम कौन है, 5, और 5 के बाद में विषम कौन है, 7, और अभाज्य भी है यही। तो कि सर एकमात्र समुच्चय आता है, वो कौन सा आता है कि सर 3, 5 और 7, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7। ठीक है, फिर 5 नंबर पॉइंट कि सर 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है ना।
दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कि सर दो तो सबसे छोटी संख्या है ना, और वो एक अंक की है। यदि मैं पूछूं दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो जो संख्या लिखी है उसी में से देखो कौन सी है, 11। कौन सी है, 11। कि सर दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है कि सर 97। इसके बाद में जो अभाज्य संख्या आती है ना वो 101 होती है। कौन सी होती है, 101। तो तीन अंकों की होगी सबसे छोटी, तो दो अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है, 97। कौन सी है, 97। तो पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर ज्ञात करें, है ना। तो बड़ी तो है 97 और दो अंकों की सबसे छोटी है 11, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 86 यानी 86। ठीक है। पॉइंट नंबर बात करें 7 की, तो कि सर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है ना। अब देखो कि सर दो तो क्या है, अभाज्य संख्या है, मैं क्या पूछ रहा हूं, भाज्य संख्या। तो हमने अभी एक एग्जांपल देखा था पीछे, ध्यान से देखें तो यहाँ पे कि ये देखो सबसे छोटी यानी पहली जो 1 से लेकर के यहाँ तक 6 तक में सबसे छोटी जो सबसे पहले भाज्य संख्या आई थी वो कौन थी, 4 थी। कौन थी, 4। तो कि सर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, वो 4 होती है। कौन सी होती है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एग्जामिनर क्या करता है कि जब ये भाज्य संख्या पूछता है तो सबसे पहला ऑप्शन 2 देता है ना। और आपके दिमाग में ये रहता है कि सबसे छोटी भाज्य हो या अभाज्य, वहां ये नहीं देखी जाती कि भाज्य संख्या कौन सी है, तो कि सर 2 में जाता है भाग 2 का, है ना। 2 का भाग जाने वाली संख्या भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या नहीं होती, है ना। जिसके गुणनखंड है उसी के आधार पर बात करते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है। तो इस प्रकार से संख्याओं के क्वेश्चन क्या पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है। और उन्हीं में से क्वेश्चन पूछते रहते हैं वो। ठीक है। चलो देखो, अब देखो कि सर क्वेश्चन अभाज्य संख्या से किस प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है। जैसे मोटे मोटे तौर पे तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है। क्वेश्चन बोल दिया जाए कि 30 से 60 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 30 से 60 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है या होगी। तो आपको देखो कि यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी अभाज्य संख्या ज्ञात करने की, आपको लिख करके ही पता करना पड़ेगा कि सर हम लिखेंगे। इसलिए बोलता हूँ कि 1 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याओं आपको कंठस्थ होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो यदि हम बात करें कि सर 30 से, तो 30 के बाद में कौन सी संख्या आती है जो अभाज्य है, तो कि सर 31 है। 31 के बाद में कौन सी आती है, 37। 37 के बाद में 41। 41 के बाद में 43। 43 के बाद में 47। 47 के बाद में 53। और 53 के बाद में कौन सी आती है, 59 आती है ना। उसके बाद 61 आती है ना। तो ये संख्या लिख ले कि सर कितनी संख्या होगी, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7। तो कि सर 30 से लेके 60 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है ना। कितनी होगी, 7 होगी। कितनी होगी, 7। और कैसे क्वेश्चन है, ऐसे बोल दिया जाए कि 37 से 73 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होगी या होती है। ठीक है। देखो कि सर लिखकर ही बता सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर 37 से 73 के मध्य
यानी शब्द क्या यूज हुआ है, मध्य यूज हुआ है। जब मध्य यूज होता है तो हम दोनों संख्याएं शामिल नहीं करते हैं। यदि आप ध्यान से देखो तो कि सर 37 भी अभाज्य और 73 भी क्या है, अभाज्य। लेकिन न तो 37 शामिल होगी नहीं 73 शामिल होगी, क्योंकि उसने बोला है मध्य, तो ये दोनों संख्याएं शामिल नहीं होगी। ठीक है, तो अब 37 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो वो आती है 41। 41 के बाद में 43, 43 के बाद में 47, 47 के बाद में 53, 53 के बाद में 59, 59 के बाद में 61, 61 के बाद में 67, 67 के बाद में 71, उसके बाद 73, 73 शामिल नहीं होगी, है ना, अभी हम उसे शामिल नहीं करेंगे। तो कि सर कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो कि सर यहाँ कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होगी, 8 होगी। कितनी आ गई, 8। यदि इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लिया जाए कि 37 से 73 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्याएं होती है ना। अब तक पूछा है ना, तक में दोनों ही संख्याएं शामिल होती है यदि वो अभाज्य है तो, यदि वो अभाज्य है तो कि सर कहां से स्टार्ट करेंगे, इस बार 37 से स्टार्ट करेंगे। तो कि सर 37, 37 के बाद में कौन सी आती है, 41, 41 के बाद में 43, फिर 47, फिर 53, फिर 59, फिर 61, फिर 67, फिर 71 और उसके बाद में 73। यानी तक का शब्द है, ये शब्दों का खेल है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि सर मध्य की बात होगी तो हम दोनों संख्या शामिल नहीं करेंगे, और तक की बात होगी तो हम दोनों संख्या शामिल करेंगे। कब, जब वो अभाज्य हो, जब वो अभाज्य हो। तो यहाँ टोटल कितनी हो जाएगी कि सर दो संख्या एक्स्ट्रा आ गई, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। तो यहाँ कितनी संख्या होगी, अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, 10 होगी। कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि 37 से 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है ना। यानी शब्द तो क्या यूज हुआ है, तक, है ना। अब देखना ही है कि सर 37 और 70, यानी स्टार्टिंग कहां से होगी, 37 से। क्या 37 अभाज्य है, कि सर बिल्कुल है। यदि है तो हम शामिल करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन क्या 70 अभाज्य है क्या, कि सर 70 अभाज्य नहीं है तो हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, हमें तो अभाज्य संख्या देखनी है। तो कि सर 37 से स्टार्ट हो जाओ, 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद में 43, 43 के बाद में 47, 47 के बाद में 53, 53 के बाद में 59, 59 के बाद में 61, 61 के बाद में 67, 67 के बाद में 71 आता है ना, जो होगी नहीं, है ना। तो कि सर 2, 2 4, 2 6 और 2 8, यानी कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 8। कितनी हो जाएगी, 8 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जब अभाज्य संख्या के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर हमें वो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है उसकी। ठीक है, तो आपको कंटस्ट होने चाहिए 1 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, कि सर 25 होती है, और वो 25 आपको याद होनी चाहिए, है ना। कि सर 2 एक मात्र क्या है, सम अभाज्य संख्या है, और 4 क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में पूछा जाए तो वो कौन सी है, वो 2 है। वो कौन सी है, 2। तो ये तो कि सर संख्या काउंट करने की बात हुई है ना। अब संख्या की क्या आवश्यकता है, योगफल पे क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो भी अभाज्य की। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 20 से 50 के मध्य
आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर वो संख्याएं कौन सी है अभाज्य, और उसके बाद में क्या होना चाहिए उसका काम, कि सर उसके बाद में देखेंगे कि सर योग क्या है। ठीक है, तो 20 से 50, तो अब 20 के बाद में सबसे छोटी कौन कौन सी संख्या है 20 के बाद में? ठीक है, कि कौन सी संख्याएं हैं और कौन सी नहीं है। देखो 20 के बाद में कौन सी है कि सर 20 के बाद में आती है 23, 23 के बाद में 29, 29 के बाद में 31, 31 के बाद में 37, 37 के बाद में 41, 41 के बाद में 43 और 43 के बाद में 47। ठीक है, अब कि सर मध्य बोला है तो न तो 20 और न 50 है और ये है भी नहीं है भाज्य संख्या, है ना। तब हम क्या करेंगे कि सर इनको जोड़ो, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 3, 19 और 3 कितने हो गए 22, कि सर 22 और 9 31, 31 का 1 असल कितनी बच गई 3, तो कि सर 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25, कि सर 251, यानी इनका योगफल कितना आ जाएगा 251 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से योग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहां से कहां तक की संख्या है और उनका योगफल क्या आएगा। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 17 से 47 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, है ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो पहले तो संख्या लिखो कौन कौन सी है, और ये तक की बात की है तो कि सर हम यदि पहली और अंतिम संख्या जहां से जहां तक की बात की है यदि वो अभाज्य है तो हम क्या करेंगे शामिल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कि सर पहली संख्या कौन सी है 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 29, 29 के बाद में 31, 31 के बाद में 37, 37 के बाद में 41 और 41 के बाद में 43 और 43 के बाद में 47। ठीक है, यदि पूछे कितनी संख्या हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 है, लेकिन आपसे क्या पूछा है इसका योगफल पूछा है, तो हम योगफल ज्ञात करेंगे। तो जोड़ो कि सर 7 और 3 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 9 38, 38 28, 28, 28 और 3 31, 31 और 9 40, 40 और 7 47 का 7 असल कितनी बच गई 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 26 और 2 कितना हो गया 28। ठीक है, एक बार और आप योगफल चेक कर लेना। ठीक है, साथ साथ में तो ये संख्याओं के योगफल पे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट कि निम्न में से एक क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 2 अभाज्य संख्याओं का
संख्याओं का योगफल नहीं है। ठीक है या नहीं, दो क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है कि भी कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, जैसे 43 मैंने ऑप्शन ले लिया कि सर 49 ऑप्शन ले लिया, ठीक है, कि सर 75 ऑप्शन ले लिया, और डी एक ऑप्शन है और ले लेते हैं कि कौन सा नहीं है, ये तो पूछा है ना। तो कि सर आप ऑप्शन ले लो, कौन सा 51 ले लेते हैं। ठीक है, ये बताओ आप मुझे कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो दो अभाज्य संख्याओं का योगफल नहीं है ना। यदि आप ध्यान से देखो तो सर आपने बोला है दो संख्याओं का योगफल, और अभी अभी अपन पढ़ के आए हैं कि जब मैंने आपको पढ़ाया था सम और विषम संख्या, कि सर यदि आप ऑप्शन में नजर दौड़ाओ तो सारी की सारी विषम संख्या है ना। तो किन्हीं भी दो संख्याओं का योगफल विषम संख्या कब आ सकती है कि सर जब उनमें से एक संख्या तो सम हो और एक क्या हो, विषम हो। यानी एक संख्या तो सम हो और एक संख्या क्या हो, विषम हो। एक संख्या क्या हो, विषम हो। एक संख्या तो क्या हो, सम हो, और एक संख्या क्या हो, विषम हो। तब रिजल्ट हमेशा क्या आता है, विषम संख्या आता है। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हमें देख रहा है कि सर क्वेश्चन में आपने बोला है दो अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, दो अभाज्य। इसका मतलब यहां जो भी संख्या आएगी उनमें से एक तो सम और एक क्या है, विषम है। तो आप बताओ कि सम संख्या कितनी है जो अभाज्य भी हो और सम भी हो, तो वो तो एकमात्र है, वो कौन सी है, दो। ठीक है, तो कि सर मुझे ये तो पता लग गया कि सर एक संख्या तो दो कन्फर्म है। क्यों कि सर दो के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं है। कौन सी है, विषम संख्या है। कौन सी है, विषम संख्या है। सम संख्या तो है नहीं, है ना। तो दूसरी विषम संख्या होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। सही बात है। तो मुझे ये पता लग गया कि सर इन संख्याओं के योग में एक संख्या तो दो है ही है, शामिल होगी। यदि वो दो नहीं होगी तो कि सर दो अभाज्य संख्याओं का योगफल विषम नहीं होगा, है ना। इसका मतलब कि सर मुझे यहाँ पता क्या लगा है कि सर यहाँ जो है कि सर संख्या इन सब में दो शामिल होगा कि नहीं होगा। यानी इन जो भी संख्या हैं इनमें एक तो दो होगा ही होगा। यदि एक दो है तो दूसरी कितनी होगी, 41। इसमें कि सर एक तो दो है तो दूसरी कितनी होगी, 47। इसमें कि सर एक तो दो है ना, दो, तो दूसरी कितनी होगी, 73। कि सर इसमें कि सर एक तो दो है और दूसरी कितनी होगी, 49। सही है कि सर अब देखो कि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों अभाज्य संख्या, यानी दो अभाज्य संख्याओं के योग, यानी ये दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य। क्या दो अभाज्य है, कि सर है 41 भी अभाज्य यानी योगफल है। 2 और 47 भी क्या है, अभाज्य। 2 और 73 भी क्या है, अभाज्य। क्या 49 अभाज्य है, क्या नहीं है। यानी ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। यानी कौन सा योगफल नहीं हो सकता, तो 51 नहीं हो सकता, बाकी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का योगफल या दो अभाज्य संख्याओं का योगफल होगा या नहीं होगा। इसमें पूछा नहीं होगा, हो सकता है क्वेश्चन को ऑप्शन चेंज करके बोल दे कि निम्न में से कौन सा संख्या या कौन सी संख्या दो अभाज्य संख्याओं का योगफल है, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया कि सर यदि हम बात करें, है ना, स्टार्टिंग से, तो कि सर संख्या पद्धति है ना, तो उसमें अंक होते हैं। अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। और कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 9 तक। यदि आप 0 से 9 तक काउंट करो तो कितनी संख्या हो जाएगी, 10 संख्या हो जाएगी। तो इन्हीं 10 अंक हो जाएंगे और इन्हीं 10 अंकों से क्या बनता है, संख्याएं बनती है। ठीक है, अब कि सर उसके बाद में वास्तविक संख्या पढ़ी हमने। वास्तविक संख्या क्या होती है, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सारी की सारी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। और इन्हें दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग दशमलव संख्या और दूसरा क्या है, पूर्णांक है। दशमलव, यदि वास्तविक संख्याओं में से आप दशमलव संख्या निकाल दो, दशमलव यानी इसमें दशमलव लगाओ, पॉइंट लगाओ, यदि वो निकाल दो तो पीछे क्या बचता है, पूर्णांक बचता है, यानी इंटीजर बचता है। ठीक है, तो दशमलव के अलावा क्या क्या बचता है कि सर पॉजिटिव संख्या जितनी है सारी की सारी, ठीक है, नेगेटिव संख्याएं सारी की सारी, लेकिन पूर्ण होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कोई भी दशमलव नहीं होना चाहिए उनके बीच में, है ना। और जीरो, जीरो एक उदासीन संख्या है। ठीक है, आप कह सकते हो, लेकिन वैसे क्या है, ये कि समपूर्णांक है जीरो। ठीक है, फिर कि सर
दशमलव संख्या को दो भाग में बांटा गया, प्रीमेय संख्या और अप्रीमेय संख्या, और एक और क्लासिफिकेशन किया गया इसका, वो है शांत दशमलव और अशांत दशमलव। इसके अलावा हम बात करें पूर्णांक, तो पूर्णांक को कई कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर सम संख्या, विषम संख्या, फिर अभाज्य संख्या, फिर भाज्य संख्या, फिर संपूर्ण संख्या, जिसे आप परफेक्ट नंबर बोलते हो, है ना। अब अभाज्य संख्या को दो भागों में फिर से बांटा गया है कि सहभाज्य संख्या और ट्वाइन प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इस प्रकार की हमने कैटेगरी देखी और हमने अब पढ़ना स्टार्ट किया कि सर हमने सबसे पहले पढ़ी प्राकृत संख्या, है ना। नंबर लाइन देखा है कि नंबर लाइन, इस पे कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर जो प्लस में है वो तो संख्या समझ में आती है हमें कि सर 25 और 47 में बड़ा कौन है, तो कि सर 47 बड़ा है ना। लेकिन यहीं यदि मैं माइनस लगा दूं कि सर -25 और -47 में बड़ा कौन है, तो कि सर 25 बड़ा है। कौन बड़ा है? माइनस का 25 बड़ा है, ठीक है। प्लस में तो वो रहेगा लेकिन माइनस में रिवर्स हो जाता है, यानी कि इसके जितना जीरो के जो नज़दीक होगा वो माइनस में बड़ा होगा, जो जीरो के नज़दीक होगा वो माइनस में बड़ा होगा, और जो जीरो के नज़दीक प्लस का होगा वो छोटा होगा। वो क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो हमें प्रकृति ने दी है, नेचर ने दी है, यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं इसे, जो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है, ठीक है। यानी एक से शुरू होने वाली संख्या प्राकृत संख्या होती है। यदि प्राकृत संख्याओं में आप जीरो शामिल कर दो तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो कि सर सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, है ना। और विषम संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, है ना। सम संख्या का अंतिम डिजिट यानी यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या हो सकता है? तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 0 हो सकता है। हमें अंतिम अंक देखना है ना। तो जैसे 10 है तो 10 तो दो अंकों की संख्या बन गई, और इकाई अंक यानी सिंगल यूनिट होता है ना, इकाई वाला, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो विषम संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है? तो 1, 3, 5, 7 और 9 हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। यदि आपके पास में दो सम संख्या है और उनको जोड़ा जाए तो रिजल्ट हमेशा सम संख्या आती है। आपके पास में दो विषम संख्या है और उनको जोड़ दिया जाए, है ना, तो भी रिजल्ट क्या रहेगा? सम संख्या रहेगी। लेकिन यदि आपके पास में एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है और उनको जोड़ा जाए तो रिजल्ट हमेशा विषम संख्या आता है। यानी ये बात ध्यान रखनी है कि सर किन्हीं भी दो संख्याओं का योग एक विषम संख्या तभी आ सकता है जब उन दोनों संख्याओं में से एक तो सम हो और एक क्या हो? विषम संख्या हो, ठीक है। फिर किस धनात्मक संख्याएं जो है उन्हें तीन भागों में बांटा गया, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और न तो भाज्य और न ही अभाज्य, ठीक है। यानी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कि सर अभाज्य संख्या कौन सी होती है? कि वे संख्या जिनके दो गुणनखंड हो, या ये कह सकते हो कि सर वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता हो, तो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, दो से न कम होने चाहिए न दो से ज्यादा, ठीक है। भाज्य संख्या की बात करें तो जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, है ना। दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, 4, 5, 7, 8, 15, 20, ठीक है। और उसके बाद में कि सर न तो भाज्य नहीं है भाज्य, तो वे संख्याएं जिनका केवल और केवल एक ही गुणनखंड, और वो एकमात्र संख्या कौन सी है? एक है। एकमात्र संख्या कौन सी है? एक है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि सर कौन सी संख्या अभाज्य और कौन सी भाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो वो 4 है। और एक क्या है? न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। यानी जो संख्या लिखी है 1 से लेकर 100 तक में, आपको उसी पे फोकस करना है, उसी पे देखना कि भाई क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। इन्हीं को काउंट करना है, ठीक है। फिर दो लगातार आने वाली अभाज्य संख्याओं का एकमात्र जोड़ा, वो है 2 और 3। 3 लगातार आने वाली विषम अभाज्य संख्याओं का एकमात्र समुच्चय, वो है 3, 5 और 7। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है, और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। 1 से लेकर 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो होती है 25। 1 से लेकर 50 तक में 15, 51 से लेकर 100 तक में 10, ठीक है। बाकी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है ना, कि सर 1 से लेकर 10 तक में कितनी है, या 11 से लेकर के 20 तक में कितनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखनी है कि सर 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, ठीक है। और इन्हीं पे बेस्ट क्या आते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितनी अभाज्य संख्या है और उन संख्याओं का योगफल कितना है, ठीक है। जो हमने इस प्रकार से क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। फिर दो अभाज्य संख्याओं का योगफल, देखो विषम संख्या तभी आ सकता है जब उन दोनों में से एक संख्या क्या हो? सम हो। एक संख्या क्या हो? सम हो, ठीक है।
अब कि सर देखो ध्यान से, अभी अपन ने पढ़ा कि सर यदि विषम संख्या की बात करें कि सर 1 से लेके 100 तक में, 1 से 100 तक की हम बात कर रहे हैं, तो 1 से लेके 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है? अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? कितनी होती है? 25, सबको पता है। तो मुझे बताओ कि 1 से लेके 100 तक में भाज्य संख्या कितनी होती है? भाज्य संख्याएं कितनी होती है? कि सर 1 से 100 तक में से 25 यदि भाज्य है तो पीछे बची कितनी? 75। कि सर 75 भाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि 1 से 100 तक में संख्या 1 भी शामिल है और 100 भी शामिल है, और हमें पता है कि सर 1 क्या है? न तो भाज्य और न ही अभाज्य है ना। तो पीछे संख्या बची कितनी? 99, 99 में से 25 अभाज्य है, तो कि सर भाज्य संख्या कितनी बची? 74। कितनी बची? 74 बची। ठीक है, तो इस बात को आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि सर 1 से 100 तक में अभाज्य 25 है, तो भाज्य संख्या गलतियां ही होती है, गलती कि सर 75, 75 नहीं 74 होती है। ठीक है, क्योंकि एक क्या है? न तो भाज्य और न ही अभाज्य है। ठीक है, इसलिए वो एक क्या रह जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो कि सर इतनी संख्याएं हुई है। अब हम बात करते हैं कि सर इनका क्लासिफिकेशन क्या है ना। कि सर अभाज्य संख्या तो है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ हमें क्या होनी चाहिए? सहभाज्य संख्या के बारे में भी बात होनी चाहिए और ट्वाइन प्राइम नंबर के बारे में भी बात होनी चाहिए। ठीक है, तो एक क्लासिफिकेशन और रह गया इसके अंदर, और वो है संपूर्ण संख्या का। कौन सा? संपूर्ण संख्या। देखो संपूर्ण संख्या क्या होती है ना। तो मैं इस चीज को ना एग्जाम्पल से समझाता हूं कि सर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 9, 6, 15, 28। ठीक है, ये 4 मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। तो करना क्या है, इसकी पहचान क्या है कि सर सबसे पहले आपको क्या करना है? जो भी आपके पास में संख्याएं उन सब के गुणनखंड करने। गुणनखंड का मतलब होता है इनमें किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है, इनमें किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है ना। तो मुझे बताओ 9 में किस किस का भाग जा रहा है? कि सर 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 9 का खुद का जा रहा है। 6 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 का खुद का जा रहा है। 15 में 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 15 का खुद का जा रहा है। 28 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है ना, 7 का जा रहा है, 14 का जा रहा है और 28 का खुद का जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा नहीं जा रहा। अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है कि सर देखना है उस संख्या के स्वयं का गुणनखंड छोड़ देना है। तो स्वयं का मतलब होता है जो संख्या खुद है, एक गुणनखंड खुद भी होता है ना, उसे छोड़ दो और बाकी गुणनखंडों को जोड़ दो। तो बाकियों को मैंने जोड़ा तो कितना आया? 4। यदि बाकी गुणनखंडों को जोड़ने पे वापस वही संख्या मिल जाए तो वो क्या है? संपूर्ण संख्या है, नहीं तो नहीं है। तो क्या हमें वापस 9 मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा, तो ये क्या नहीं है? संपूर्ण संख्या नहीं है। फिर 6 में खुद के गुणनखंड को छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6, वापस 6 मिल जाए, यानी मिल रहा है क्या? कि सर मिल रहा है, तो ये क्या है? संपूर्ण संख्या है। ये क्या है? संपूर्ण संख्या है। 15 को छोड़ दो, संख्या के स्वयं का गुणनखंड छोड़ो, बाकी सबको जोड़ो, 5 और 3 8 और 1 9, यानी 9 मिला, 15 मिला क्या? नहीं मिला, तो ये क्या नहीं है? संपूर्ण संख्या नहीं है। फिर से देखो कि सर जो भी संख्या उनके गुणनखंड करो, उसके बाद संख्या के स्वयं का गुणनखंड छोड़ दो, छोड़ दिया, बाकी सभी शेष गुणनखंडों को जोड़ो। 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, क्या वापस 28 मिल रहा है क्या? कि सर मिल रहा है, तो 28 क्या है? संपूर्ण संख्या है। 28 क्या है? संपूर्ण संख्या है। ठीक है, यदि वापस नहीं मिले तो क्या नहीं है? संपूर्ण संख्या नहीं है। तो डेफिनेशन लिखवाएं कि सर सबसे पहले क्या करना है? दी गई संख्याओं के सबसे पहले सभी गुणनखंड कर लो। दी गई संख्याओं के सभी गुणनखंड कर लो। ठीक है, सबसे पहले कि सर दी गई संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखें। लिख लिया? फिर संख्या के स्वयं का गुणनखंड छोड़कर
शेष सभी गुणनखंडों को जोड़ने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर के कहां तक, 100 तक में कितनी संपूर्ण संख्या होती है? तो वो होती है 2 ही है। कौन कौन सी है? 6 और 28, 6 और 28। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, कि सर 1 से लेकर के 100 तक में कितनी संपूर्ण संख्या होती है? तो 2 ही होती है। वो कौन सी है? 6 और 28, जो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, तो ये बात होगी संपूर्ण संख्या की। ठीक है, तो ये आज हमने मोटे मोटे तौर पर क्लासिफिकेशन पढ़ा है, किसका? पूर्णांक का पढ़ा है। ठीक है, इसमें एक क्लासिफिकेशन रह गया, वो है सहभाज्य संख्या पे बात करेंगे और बात करेंगे ट्वाइन प्राइम नंबर पे। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही है। इसे रिवाइज कीजिए, इसको देखिए, और इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।